मेरा नाम आर्यन है और यह मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव है जिसे शायद भुला पाना आसान नहीं। कहते हैं कि कुछ लोग गांव में ऐसे आते हैं जैसे तूफान ना उनकी खबर होती है। इरादे की कोई झलक। हमारा गांव सुदर्शनपुर भी एक सामान्य सा गांव था जहां सुबह की हल्की धूप के साथ खेत जागते थे और शाम को चूल्हों के धुएं में जिंदगी सिमट जाती थी। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग सा बोझ था, जैसे मिट्टी भी किसी राज को छुपाए बैठी हो। किसी को नहीं पता था कि आज एक पुराना हिसाब खुलने वाला है। इस इंसान को अरेस्ट कर लो। गरजती आवाज ने पूरे गांव के सन्नाटे को चीर दिया। धूल उड़ती और सायरन अभी थमे भी नहीं थे कि यह हुक्म सुना। भीड़ में खड़े लोग चौंक गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सवाल कर सके। धूप की तेजी के बीच भी लोगों के शरीर पर अजीब सी ठंडक फैल गई। अरे साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? ऊपर वाले से डरिए, एक बूढ़ी और कमजोर आवाज आई, लेकिन वह जल्दी ही दब गई। कमिश्नर अजय ने काला चश्मा हटाया और सामने खड़े आर्यन के तरफ देखा, जो डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब का वक्त शुरू हो गया है, ले जाओ इसको। सिपाहियों ने तुरंत हुक्म मान लिया। गांव वाले जैसे पत्थर बन गए। किसी को नहीं पता था कि यह तूफान क्यों आया और यह कमिश्नर कौन है जिसके एक इशारे पर सब चुप हैं। गाड़ियां धूल उड़ाते हुए वापस मुड़ गई। पीछे सिर्फ सवाल और खामोशी रह गई। यह कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जब यह मंजर हुआ। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि मेरे रूह में अभी भी दर्द की लकीरें हैं। हम 3 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था और उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 14 या 15 साल होगी। मैंने हमेशा हमेशा और भूपेंद्र को साथ में देखा था। एक ही छत के नीचे हम रहते थे। हमारा घर बड़ा था, लेकिन परिवार के अनुसार हमारी हैसियत कम और मेहमान वाली ज़्यादा थी। दादा दादी की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी। हमेशा बताते थे कि जब दादी की मौत हुई तब भूपेंद्र भी छोटे थे और महेश भी। उन्हें शायद याद ही ना रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, भूपेंद्र ने महेश को बेटे की तरह पाला। भूपेंद्र मजदूरी करते थे और महेश भी धीरे धीरे जवानी की ओर आगे बढ़े। भूपेंद्र ने शादी कर ली और महेश की शादी के बाद उन्होंने शहर में कारोबार शुरू कर दिया। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, भूपेंद्र का प्यार महेश के लिए घटने लगा। पहले जिनके लिए वह जान छिड़कते थे, अब उनके सामने महेश को जैसे कमतर अकाते थे। महेश सुबह खेतों में काम करने जाते और रात को थक कर लौटते। भूपेंद्र ने अपने कारोबार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसमें महेश का भी हिस्सा था। यहाँ तक कि हमारे हिस्से का अपना घर भी बिक गया ताकि कारोबार आगे बढ़ सके। भूपेंद्र की फैक्ट्री में मशीनें बढ़ गई और उन्होंने एक आलीशान कोठी बनवाई जिसमें हम सब रहते थे। कानूनी कागजात पर केवल भूपेंद्र का नाम था, महेश को कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन उन्हें यकीन था कि इस घर की एक एक ईंट में उनका और भूपेंद्र का पसीना शामिल है। भूपेंद्र धीरे धीरे बदलने लगे। महेश की आंखों पर उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अब भूपेंद्र महंगी गाड़ियों में घूमते, अच्छे कपड़े पहनते और महेश को अपने लिए केवल एक सहायक मनाते। महेश बिना किसी शिकायत के खेतों में मेहनत करते ताकि हमारे बच्चों करण और निधि का पेट भर सके और भूपेंद्र पर कोई बोझ न पड़े। जब भी महेश थके हुए घर लौटते तो भूपेंद्र ताना देते हुए अंदाज में कहते कि अरे महेश, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। आखिर हम दोनों भाइयों का ही तो है सब कुछ। लेकिन यह सिर्फ जुबान से कहने की बात थी। हकीकत तो यह थी कि भूपेंद्र जो भी नई जायदाद खरीदते, जो भी जमीनें लेते, वह चुपचाप अपने नाम करवा लेते थे। महेश कभी पूछते नहीं, शायद इसलिए कि सवाल करने से रिश्तों में दरार पड़ने का डर था। फिर वह दिन भी आया जिसने हमारी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मौसम कड़ा था और सफल बोने का समय सर पर था। महेश को जमीन के ठेके के लिए
पैसे की ज़रूरत थी। पिछले सफल में मुनाफा हुआ था और उनके पास जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। रात का वक्त था। भूपेंद्र अपने कमरे में हिसाब किताब कर रहे थे। मैं महेश के पीछे पीछे कमरे के दरवाजे तक गया और वहीं छुपकर खड़ा हो गया। महेश ने धीमे लहजे में भूपेंद्र को पुकारा। उन्होंने सिर उठाकर देखा। उनके माथे पर तनाव के निशान थे। भूपेंद्र, क्या हुआ? सब ठीक है? इस वक्त महेश हिचकिचाते हुए बोले, मुझे ठेके के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। सफल तैयार होती है, मैं वापस लौटा दूंगा। यह सुनते ही भूपेंद्र ने फाइल बंद कर दी और कुर्सी से टेक लगाकर बैठे। उनको होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। भाई, आपको पता है कारोबार इस वक्त कितना मुश्किल हालात में है। काम बहुत धीमी चल रहा है। मेरे पास लेबर को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। महेश हैरान रह गए। अरे भाई, आप क्या कह रहे हैं? और वैसे भी मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। मेरा भी तो हक है इस कारोबार में। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर इसमें लगाया है। भूपेंद्र अचानक गुस्से में खड़े हो गए। कौन सा हक? कौन सी औकात? वो ज़मीन बिके कितने दिन हो गए? और याद रखो, यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे पैसे कुछ नहीं कर सकते। यह सब मेरे समझदारी और मेरी मेहनत का फल है। तुम तो बस खेतों में मिट्टी उड़ाना जानते हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारे बच्चे सड़कों पर होते। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि भाई जिसे वे देवता मानते थे आज ऐसा रंग दिखा देगा और उनकी औकात याद दिलाएगा। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे इतना प्यार से पाला है और आज आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भूपेंद्र ने हाथ के इशारे से रोक दिया। बस चुप करो। यह ड्रामेबाजी मुझसे मत करो। खेती करनी है तो खुद इंतजाम करो। मैंने बैंक नहीं खोल रखा है। महेश की बर्दाश्त जवाब दे गई। उन्होंने आगे बढ़कर भूपेंद्र का बाजू पकड़ लिया। नहीं, आपको पैसे देने होंगे। यह मेरा हक है। अगले ही पल जो हुआ वो मेरी आंखें ने कभी सोचा भी नहीं था। भूपेंद्र ने झटके से महेश का हाथ हटा दिया और उनके गिरबार को पकड़ लिया। खबरदार, तूने मुझ पर हुक्म चलाया तो तू मेरे घर में रहता है, मेरे टुकड़ों पर पलता है। तेरी औकात भी मेरे रहमो करम पर है और तू जितना कमाता है उससे तेरे ठेके कभी पूरे नहीं होंगे। अपनी औकात में रह, वरना धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। महेश पूरी तरह हैरान रह गए। वे पत्थर की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि टूटे हुए यकीन की किचकिचाहट थी। भाई जिसे वे देवता मानते थे आज वही उन्हें पकड़ रहा था। महेश ने कांपते हाथों से भूपेंद्र का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल आए। उस रात हमारे घर में खाना भी नहीं बना। महेश बैठक में बैठे आसमान को घूरते रहे। मैं जानता था कि अंदर कुछ टूट गया था, ऐसा कुछ जो अब शायद कभी जुड़े ना सके। अगली सुबह यह मामला गांव तक फैल गया। भूपेंद्र पहले ही चौधरी महाजन और पंचायत के लोगों से बातें कर चुके थे। भूपेंद्र अमीर थे और गांव का कानून था कि जिसकी लाठी उसी का भैंस। वैशाली ने महेश को समझाया कि आप पंचायत में आइए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमें बेघर करने की धमकी दी जा रही है। कम से कम इतने पैसे तो मिल जाएं कि हम अलग छत का इंतजाम कर सके। पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चौधरी महाजन अपनी चारपाइयों पर बैठे थे। एक तरफ भूपेंद्र अकड़ कर खड़े थे, दूसरे तरफ महेश सिर झुकाए खड़े थे। मैं भीड़ में सबसे आगे खड़ा हुआ। अपने बाप के झुके हुए कंधों को मैं देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चिल्लाकर सबको बताऊं कि मेरे पापा सच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर पंचायत शुरू हुई। महेश ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी ज़मीन और सब कुछ बेचकर भूपेंद्र के कारोबार में लगाया, किस तरह मेहनत करते रहे और भूपेंद्र ने पूरा फायदा खुद हड़प लिया। महेश सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहे थे ताकि वह अलग हो सके। चौधरी महाजन हुक्का पीते हुए भूपेंद्र की ओर देखे। भाई भूपेंद्र, तुम्हारा भाई महेश क्या कह रहा है?
उस पर भूपेंद्र ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। चौधरी साहब, मैं तो परेशान हूँ। यह मेरा छोटा भाई है, इसके बच्चों को पाल रहा हूँ, पहले इसे भी पाला, पर यह मुझसे हर साल कारोबार में हिस्सा मांगता है, जबकि उसने कभी 1 रुपया भी नहीं लगाया। उल्टा हर साल लाखों रुपए उधार लेते रहा अपनी खेती के लिए। ठीक बोल रहे हैं, महेश तड़प कर बोले। यह झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी उधार नहीं लिया। जो पैसे लिए सफल आने पर हमेशा लौटाए। चौधरी ने अकड़ आवाज में पूछा, सबूत है? महेश चुप हो गए। उनके पास सच्चाई के सिवा कोई कागज नहीं था। इस दुनिया में सच्चाई बिना कागज के अधूरी मानी जाती है। भूपेंद्र ने रजिस्टर निकाला जिसमें झूठा हिसाब लिखा था। पंचायत ने उसे देखा। अमीरों का साथ अमीरों ने दिया। फैसला सुनाने से पहले ही माहौल में नाइंसाफी फैल गई। चौधरी ने फैसला सुनाया, कागज के अनुसार महेश नहीं बल्कि भूपेंद्र सच्चा है। तुमने भूपेंद्र से पिछले कई सालों में जो रकम ली उसका कोई हिसाब नहीं दिया। उल्टा तुमने उसका गिरेबान पकड़कर उसकी बेइज्जती की। तुम्हें जुर्माना के तौर पर 5 लाख देने होंगे, और जब तक पूरा नहीं करते भूपेंद्र के पास नौकरी करोगे। तुम्हारी सारी जायदाद अब भूपेंद्र के कब्जे में मानी जाएगी। महेश की आंखें फटी की फटी रह गई। फैसला महेश के लिए मौत का पतंग था जो धीरे धीरे उठता हुआ शुरू हो गया। भूपेंद्र के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। पंचायत ने ना सिर्फ भूपेंद्र के हक में फैसला दिया बल्कि महेश को चोर बना दिया। वही महेश जिसे मैं ईमानदारी की मिसाल मानता था, आज भीड़ में बेइज्जत होकर जमीन पर बैठ गए। उनके पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं थे। यह फैसला भूपेंद्र की साजिश था ताकि महेश जिंदगी भर उनका सिर न उठा सके। शाम को जब हम घर लौटे, हम मकान मालिक नहीं रहे थे, अब हम गुलाब बन गए थे। भूपेंद्र ने हमें कोठी के पीछे बने नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। वह क्वार्टर जहाँ जानवरों को बांधा जाता था, यही वह मोड़ था जहाँ मेरा बचपन खत्म हुआ और मेरे अंदर नफरत की आग भड़क उठी। मैं देख रहा था कि महेश अब भूपेंद्र के भाई नहीं बल्कि मजदूर बन चुके थे, और मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे। जुल्म की रात अभी शुरू हुई थी। पंचायत के फैसले के बाद यह पहली सुबह थी। सूरज अपनी पूरी तेजी से निकला, पर हमारे लिए वह रोशनी नहीं बल्कि बेइज्जती की शुरुआत लेकर आया। हम कोठी के पीछे बने क्वार्टर में शिफ्ट हुए। दीवारों से बदबू आ रही थी और छत पर मकड़ियों के झाले थे। मैंने देखा मेरे पिता महेश सुबह सवेरे उठ गए। उन्होंने अपनी पुरानी कमीज पहनी जो जगह जगह से फटी हुई थी। सर झुकाए चरपाई पर बैठे जूते पहन रहे थे कि वैशाली, मेरी माँ उनके पास आई। सच में आप वहाँ जाएंगे? महेश उनके घर नौकरी करने? यह सुनकर महेश ने सर उठाया। आंखों में बेबसी का समुद्र था। हाँ वैशाली, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। यह पंचायत का हुक्म है। अगर मैंने नहीं माना तो चोरी या धोखाधड़ी का केस लगाएंगे, पुलिस मुझे ले जाएगी। तुम बच्चों के साथ कहाँ जाओगी? वैशाली का गला भर आया। महेश ने कड़ी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई तो उस दिन ही मर गया जब उसने मेरा गिरबान पकड़ा। अब वह मालिक है और मैं उनका कर्जदार। बस प्रार्थना करो कि ऊपर वाला मुझे सब्र दे। महेश उठे और कोठी के मेन गेट के तरफ चले गए। मैं उनके पीछे पीछे छुपता हुआ गया। मैं देखना चाहता था कि भूपेंद्र मेरे पापा के साथ क्या करते हैं। भूपेंद्र बरामदे में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सामने मेज पर नाश्ता रखा था। भीनी भीनी खुशबू माहौल में फैली थी। महेश डरते डरते बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े हुए। भूपेंद्र ने अखबार उठाकर नजरें उनसे हटाई और घड़ी देखी। बहुत जल्दी आ गए तुम, ताना देते हुए बोले। सूरज निकल चुके थे। महेश धीमे लहजे में बोले कि वह बच्चों को नाश्ता करवा रहे थे, कल रात कुछ भी नहीं था। ताना देते हुए भूपेंद्र ने
गरज कर कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर कर्ज उतारना है तो समय की पाबंदी जाओ गाड़ी जरूरी साफ है। करो। बगीचे की घास काटो और भैंसों को चारा डालो। महेश ने नज़र उस नाश्ते के मेज पर डाली जहाँ कभी वह बैठकर भूपेंद्र के साथ खाते थे, फिर नजरें झुका ली और जी कहकर गैराज की तरफ चल दिए। मेरा खून खौल रहा था, पर मैं बच्चा था, बेबस और मजबूर था। समय इसी तरह रेंगता रहा और जुल्म की यह कहानी हमारे जीवन को रोजमार्ग बन गई। भूपेंद्र को महेश को अपमानित करने में अजीब सा सुकून मिलता था। वह जानबूझकर ऐसे काम उनके सिर डाल देता जो उनकी उम्र और कमजोर सेहत से बिल्कुल खिलाफ थे। एक दोपहर की बात है, गर्मी आग बरस रही थी। महेश खेतों से लौटे थे। उनका पसीना मिट्टी में मिलकर बदन पर चिपक गया था, सांस फूकने लगी थी। वो पेड़ की छांव में बैठ गए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि भूपेंद्र वहां आ पहुंचे। वाह, क्या शान है जनाब की, नफरत टपकती आवाज में बोले। मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं रखा है। महेश हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए, हाँफते हुए बोले कि बस सांस फूल गई थी। 2 घुट पानी पीने बैठे थे। पानी अपने क्वार्टर में जाकर पीना। भूपेंद्र ने हुक्म सुनाया, अभी मेरे साथ चलो। खेत में घूमते हुए मेरा जूता गंदा हो गया है, उसे साफ करना है। महेश हैरानी से उनका चेहरा देखने लगे। क्या कह रहे हो आप? मैं जूता साफ करूंगा? भूपेंद्र ने ताना मारा। क्यों? तुम मेरे छोटे भाई हो ना, इतना भी नहीं कर सकते? वैसे भी अब तुम मेरे गुलाम हो। मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं, उन्होंने जमीन पर थूकते हुए कहा। इस रिश्ते को भूल जाओ। याद रखो, तुम मेरे कर्जदार हो और कर्जदार की कोई इज्जत नहीं होती। यह कहते हुए वो आगे बढ़ गए और मैं लड़खड़ाते कदमों से उनके पीछे चल दिए। बरामदे में पहुंचते ही भूपेंद्र कुर्सी पर बैठ गए और मिट्टी से सना जूता आगे बढ़ा दिया। साफ करो, और कपड़े से नहीं, हाथ से। फिर मेरे पाँव भी दबाना, बहुत थक गया हूँ। महेश की आंखों में आंसू भर आए। भाई, इतना जुल्म मत करो। क्या आपको तरस नहीं आता? जवाब में भूपेंद्र चिल्लाया, अगर जूता साफ नहीं किया तो आज की दिहाड़ी कटेगी, और दिहाड़ी कटेगी तो ब्याज और बढ़ जाएगा। महेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वे कांपते हाथों से नीचे बैठे, मग्गा उठाया और जूते धोने लगे। भूपेंद्र आंखें बंद किए बैठे थे, जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही हो। उस दिन के बाद महेश पूरी तरह खामोश हो गए। घर आते तो किसी से बात नहीं करते, बस दीवार को घूरते रहते। महीनों गुजरते गए और हालात बदतर होते चले गए। भूपेंद्र ने पैसे देना तो दूर, पेट भर खाना भी बंद कर दिया। वैशाली मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करके जो थोड़ा बहुत कमा लेती, उसी से चूल्हा जलता। एक रात घर में आटा तक नहीं था और करण भूख से रो रहा था। करण मेरा भाई, उसका रोना महेश से सहन नहीं हुआ। वह गुस्से में और बेबसी में भूपेंद्र की कोठी के तरफ चल पड़े। मैं डरते हुए उनके पीछे भागा और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, मत जाइए, वो आपकी बेइज्जती करेंगे। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं आर्यन, अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। तुम लोग भूखे हो, मैं भीख नहीं मांगने जा रहा, अपने हक की मजदूरी मांगने जा रहा हूँ। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। भूपेंद्र अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। महेश की आवाज़ गूंजी तो महफिल चुप हो गई। मेरे बच्चे भूखे हैं। 3 महीने से आपने मुझे एक पैसा नहीं दिया। मेरे काम के पैसे कहाँ हैं? दोस्तों के सामने माहौल बिगड़ देख भूपेंद्र बोले, कौन से पैसे? तुम तो कर्ज उतार रहे हो, सब हिसाब रजिस्टर में है। महेश चीख पड़े, भाड़ में जाए हिसाब, मेरे बच्चों की रोटी चाहिए। एक दोस्त हंसा, लगता है तुम्हारे नौकर को तमीज सिखानी पड़ेगी। भूपेंद्र आग बुलबुला हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महेश की आवाज़ भर्रा गई। मेरी हिम्मत मेरी खून ने दी है। आप अच्छा खाना खा रहे हैं और मेरे बच्चे सूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ,
मेरा ज़मीर मर चुका है, यह कहकर भूपेंद्र ने धक्का दे दिया। कमजोरी के कारण महेश संभल नहीं सके और दीवार से टकराकर गिर पड़े। माथे से खून बहने लगे। इस पागल को बाहर निकालो, भूपेंद्र चिल्लाया। नौकरों ने उन्हें घसीटकर बाहर फेंक दिया। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा, अपनी कमीज से खून पोंछने लगा। पापा, मेरे तरफ देखिए। महेश ने मेरे ओर देखा। उनकी आंखों में वह चमक नहीं जो हमेशा से होती थी। वो आज टूट गए थे। आर्यन, मैं हार गया हूँ। बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए रोटी भी नहीं ला सका हूँ। मैं कैसा बाप हूँ? नहीं पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो, मैंने उन्हें गले लगाकर कहा। पापा, भूपेंद्र बहुत बुरे इंसान हैं। हम लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे क्वार्टर तक वापस आए। वैशाली ने पापा की हालत देखी तो उनकी चीखें निकल गई। उस रात हमारे घर में फिर किसी ने कुछ नहीं खाया। छोटे भाई करण भूखे से रोते हुए सो गए। पापा दीवार के तरफ मुंह लटकाकर लेटे थे और उनके जिस्म की कपकपाहट बता रही थी कि वह चुपचाप रो रहे हैं। मैं क्वार्टर के दहलीज पर बैठा चांद को देख रहा था। छोटे से दिमाग में तूफान उठ रहा था। मैं सोच रहा था, क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही बीतेगी? क्या मेरे पापा रोज़ ऐसे ही अपमानित होंगे? क्या हम हर रात भूखे सोएंगे? नहीं, मेरा दिल चीख रहा था। यह असंभव था। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं देख सकता। मैं भूपेंद्र से उसका बदला लूँगा। पर मैं छोटा था, पास ताकत नहीं थी, न पैसा, मगर हिम्मत थी। माँ की वह बातें याद आई कि बेटा, मेहनत इंसान की तकदीर बदल देती है। अगर मैं यहाँ रुका तो मैं भी पापा की तरह गुलाम बन जाऊँगा। भूपेंद्र मुझे भी अपने पैरों में बैठा देंगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा, बड़ा आदमी बनना होगा, इतना बड़ा कि भूपेंद्र जैसे ताकतवर नजरें मुझ पर हाथ भी ना उठा सके। मैं उठकर अंदर गया। पापा सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे। चुपके से माँ के पुराने संदूक से कुछ पैसे निकाले जो उन्होंने मुश्किल समय के लिए छुपा रखे थे। घर में भाई भूखे थे, पर माँ ने इसे कठिन वक्त नहीं समझा। पैसे निकालकर मैंने कागज टूटे फूटे शब्दों में लिखा, माँ पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ। मैं आपका बोझ और दुख कम करने के लिए जा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि लौटकर खुशियाँ लेकर आऊँगा। आप मुझे मत ढूंढिए। कागज पापा के सिरहाने रख दिया। आखिर नज़र अपने सोए भाई बहन और बूढ़े माता पिता पर डाली। मेरा दिल चाहता था कि ज़मीर फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आंसू बह रहे थे, पर मैंने उन्हें पोंछा। रोने का वक्त नहीं था, अब करने का वक्त था। अपनी छोटी सी पोटली में 2 जोड़े कपड़े बांधे, घिसी हुई चप्पल पहनी क्वार्टर से बाहर निकला। गांव की गलियां सुनसान थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पलटकर कोठे की तरफ देखा जहाँ मेरा बचपन कैद था। सब पीछे रह गया। तेज कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ा। मंजिल पता नहीं था, बस रास्ता शहर की ओर जाता था। दिल्ली जाना था। लोग कहते हैं दिल्ली गरीबों के लिए माँ जैसे ही। मुझे उम्मीद थी कि शहर मुझे अपनाएगा। बस स्टॉप पर पहुंचकर ट्रक के पीछे लटक गया। ड्राइवर को पता नहीं था कि उसके ट्रक में एक 15 साल के लड़के की किस्मत भी चल रही थी। हवा के झोंके चेहरे पर लग रहे थे। आंखें बंद कर ली। कानों में पापा की आवाज़ गूंज रही थी जब भूपेंद्र ने उनको धक्का दिया। मैं हार गया हूँ। नहीं बेटा, पापा, मैंने हल्की आवाज़ में कहा। आप हारे नहीं, आपका बेटा अभी जिंदा है। मैं आपकी जीत बनकर लौटूंगा। ट्रक तेज चल गया। मेरा गांव, घर, बचपन सब पीछे रह गया। आगे अंधेरा था, पर उसमें भी उम्मीद की किरण थी। मैं दिल्ली जा रहा था, अपनी और परिवार की तकदीर बदलने। सड़कें शोर और भागती हुई थी। ट्रक से उतरते ही सर चकरा गया। यह शहर मेरे सपनों का नहीं, बल्कि इंसानों का महासागर था। जेब खाली, पेट भी भूखा। टैक्सी वाले ने हॉर्न बजाकर डराया। फुटपाथ पर चढ़ गया। 2 दिन की यात्रा ने थका दिया था। मदद मांगते हुए हाथ जोड़े, पर कोई रुका नहीं। ठेले वाले ने धक्का दिया। भाग यहाँ से,
भीख मांगने वाले हर जगह, यह सब सीने में तीर की तरह लगा। मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं, मैं अपनी किस्मत बदलने आया था। आग गहरी हो रही थी। बस स्टैंड की बेंच पर सिकुड़कर बैठ गया। ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही थी। गांव का टूटा क्वार्टर याद आया, माँ की गोद याद आई। आंसू बहने लगे, पर मैंने साफ कर दिए। रोना कमजोर का काम था, मुझे ताकतवर बनना था। कई दिन ऐसे ही बीते। कभी फुटपाथ पर अखबार बिछाकर सोता, कभी दुकान से बच्चा कुछ ले आता। बेइज्जती भरी जिंदगी थी, पर हौसला नहीं टूटा। एक रात होटल के बाहर बैठा था, अंदर से सब्जी की खुशबू आ रही थी। मैं वहीं दीवार से टेक लगाए सो गया। अचानक कंधे पर हाथ पड़ा, भारी आवाज ने झकझोर दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा। सामने अंधेर उम्र का आदमी, मुझे बड़ी और आंखों में शक्ति, यह होटल का मालिक था। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? पुलिस ले जाएगी। नहीं साहब, मैं नशा नहीं करता, घर से भागा हूँ, काम की तलाश में हूँ, रहने की जगह नहीं है। मेरी आवाज़ रोने जैसी थी। मालिक ने गौर से देखा, शायद मेरी आंखों में सच्चाई दिखाई थी। लहजा नरम हुआ। काम करेंगे? जी साहब, जो कहेंगे करूँगा। बस 2 वक्त की रोटी और सोने की जगह दीजिए। बर्तन धोने होंगे, सफाई करनी होगी, मेहनत का काम है। मैं भागूंगा नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा। ठीक है, अंदर आ जाओ। मेरा नाम अर्जुन है। आज से तुम यहीं काम करोगे और रात को गोदाम में सो जाया करना। उस रात मुझे पहली बार पेट भर के खाना मिला और सर छुपाने के लिए छत भी। फिर मैं दिन भर होटल पर बर्तन धोता, सफाई करता और ग्राहकों के ऑर्डर लेता। छोटू इधर आ, छोटू चाय ला, छोटू यहाँ आ। यह आवाज़ अब मेरी पहचान बन गई थी। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात को जब होटल बंद होता और सब नौकर सो जाते, मैं अपनी पुरानी किताबें निकाल लेता। अपनी कमाई से रद्दी वाले से कुछ पुरानी किताबें खरीद ली थी। गोदाम के बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ता था। एक रात बलराज अचानक गोदाम के तरफ निकले। उन्होंने देखा मुझे किताब हाथ में लिए पढ़ते। यह क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ गूंज गई। मैं डरकर किताब छुपा लिया। बलराज साहब, मैं बस। पर वह पहले ही बोले, दिखाओ क्या है। यह उन्होंने आगे बढ़कर मेरे हाथ से किताब ले ली। वह दासवी की इंग्लिश की किताब थी। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? उन्होंने आचार्य से पूछा। जी साहब, मैं मैट्रिक में था जब घर छोड़ा। पढ़ने का बहुत शौक था। बलराज जमीन पर बैठते हुए बोले, पर तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? बर्तन धोकर रोटी तो मिल रही है ना? मैंने आंखें उठाकर कहा, साहब, रोटी जानवर को भी मिल जाती है। मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप के साथ बहुत जुल्म हुआ। एक अमीन ने उन्हें गुलाम बना रखा है। मैं इतना बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा को इस गुलामी से निकाल सकूँ और उस जालिम की आंखों में आंखें डालकर हिसाब मांग सकूँ। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सर पर हाथ रखा। बेटा, मुझे नहीं पता था तेरे सीने में इतनी आग है। आज से तू बर्तन नहीं धोएगा। मैं घबरा गया। बलराज साहब, मुझे काम से मत हटाइए। मैं क्या करूँगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू काउंटर संभालेगा और बाकी वक्त पढ़ाई करेगा। किताबों की फीस मैं उठाऊँगा। अब नई किताबों से पढ़ेगा। ऑफिसर बनने में ध्यान लगाओ। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। बलराज मेरे लिए सिर्फ मालिक नहीं, बाप बन गए। दिन में काउंटर संभालता, बाकी समय कॉलेज और लाइब्रेरी में साल गुजारते गए। इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएशन। हर सफलता ने हौसला मजबूत किया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, घर से संपर्क नहीं किया। खाली हाथ लौटने का डर था। यूपीएससी की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई, नींद काम, पढ़ाई ज़्यादा, आंखों में डार्क सर्कल, दिमाग में बस पापा का झुका सर। एग्जाम के बाद इंटरव्यू का समय आया। सामने बैठते ही दिल तेज से धड़क रहा था, पर आत्मविश्वास था। मिस्टर आर्यन, यह फील्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? एक सीनियर ऑफिसर ने पूछा। सर, मैंने इंसाफ बिकते देखा, गरीब की बेबसी देखी। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ।
जो बेकसूर की ढाल बने, ना कि जालिम का हथियार। उनके सर उठाए रिजल्ट में महीनों का इंतजार। एक शाम होटल पर हिसाब किताब कर रहा था। दोस्त भागता आया, आर्यन आर्यन, तेरा रिजल्ट आ गया। फुली सांस में चिल्लाया। हाथ से पेन गिर गया। तू पास हो गया, एसपी असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, पोजीशन हाई है। आंखों में आंसू आ गए। बलराज ने गले लगाया, मुबारकबाद दी। शेर, आज तूने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। उनकी आवाज़ भी भावुक थी। अगर उस रात तुम मुझे सड़क से नहीं उठाते तो मैं कहीं और को जाता, शायद गलत संगत में चला जाता। मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगले कुछ महीने ट्रेंडिंग में गुजर गए। अब मैं वो छोटू नहीं रह गया था जो कभी होटल में बर्तन धोता था। अब मैं वह आर्यन सर बन गया था जिसके कंधों पर पुलिस की वर्दी और सितारे सज गए थे। अब वक्त था वापसी का, उस वादे का पूरा करने का जो मैंने हवाओं में फुसफुसाकर खुद से किया था। अपने पापा की इज्जत वापस लौटाने का वक्त। मैंने सरकारी जीप तैयार करवाई। मेरे साथ गास्ट की भारी टीम थी। जब मैंने बलराज से अनुमति ली, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, अपने माँ बाप के कदमों में यह कामयाबी रख दो। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर विदा किया। दिल्ली से सुदर्शनपुर तक का सफ़र लंबा था, पर रास्ते की गहराई का एहसास नहीं हो रहा था। दिल में बेचैनी थी। मेरे पापा कैसे होंगे? क्या वो अब भी भूपेंद्र की गुलामी कर रहे होंगे? क्या मुझे पहचान पाएंगे? गाड़ी कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। हर मोड़ पर हर पेड़ जैसे जाना पहचाना, पर गांव में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। जगह जगह पोस्टर लगे थे। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। शीशा नीचे किया। दीवार पर लगी बड़ी तस्वीर ने मेरी सांसें रोक दी। वही चेहरा, वही सफ़ेद दाढ़ी, वही सादगी। मेरे पापा पर पोस्टर पर लिखा था, ईमानदारी जिंदाबाद। दिमाग घूमने लगा। यह क्या हुआ? ताया ने कोई चाल चली या कुछ और? मैंने गॉड को इशारा किया। हम सीधे भूपेंद्र की कोठी की तरफ बढ़े। रास्ते में हर खंबे, हर दीवार पर पापा की तस्वीरें। सवाल और बेचैनी बढ़ते गए। जो इंसान 10 साल पहले गुलाम था, आज पूरा गांव उसकी तस्वीर क्यों देख रहा था? गाड़ी कोठे के गेट की पर रुकी। वही गेट जिससे पापा और मैं धक्का खाकर बाहर निकले गए थे। गार्ड ने गेट खोला। जीप अंदर दाखिल हुई। बैठक में भीड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा। मैंने दरवाजा खोला, कदम बाहर रखा। बूट जमीन से टकराकर खामोशी छा गई। सबकी नज़रें मुझ पर। पुलिस की वर्दी में काला चश्मा लगाए अब मैं वह 15 साल का कमज़ोर बच्चा नहीं था। भीड़ में एक बूढ़ा झुकी कमर वाला व्यक्ति लाठी लिए आगे आया। वही मेरे पापा थे। दिल हल्का हुआ। सोचा था टूटा बिखरा बाप देखूंगा, पर दृश्य कुछ और था। पापा ने मेरे तरफ देखा, कांपती आवाज़ में बोले, यह कौन है? मैंने धीरे चश्मा उतारे हुए कहा, मैं आर्यन हूँ पापा। पापा के हाथ से लाठी गिर गई। उम्र कम थी, पर हालात ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। माँ पीछे खड़ी रो रही थी। मेरा बेटा आ गया, मेरा शेर आ गया। मैं भागकर पापा के कदमों में गिरा। उन्होंने मुझे उठाया और सीने से लगाया। इतने सालों की दूरी एक पल में खत्म। आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे। मैं बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, मैं आ गया हूँ। वादा पूरा किया। मैं अफसर बन गया। अब कोई आपके तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा। पापा ने चेहरा दोनों हाथों में लिया, माथा चूमा। मैं जानता था तू आएगा बेटा, तू कुछ बनकर आएगा। अभी हम गले मिले ही थे कि मेरी नज़र चारों ओर घूमी। भूपेंद्र कहाँ है? यह सब क्या? आपकी तस्वीरें, पोस्टर में कुछ समझ नहीं पा रहा। पापा ने भीड़ के तरफ देखा और फिर मेरे तरफ। बेटा, बहुत कुछ बदल गया। ऊपर वाला हिसाब बराबर कर रहा है। तभी पुलिस की एक और गाड़ी सायरन बजाती हुई आई। इंस्पेक्टर अजय बाहर निकलने। पीछे हथकड़ी में जकड़ा कोई था। मेले कुचैले कपड़े, झुका सिर। गौर किया तो वह कोई और नहीं बल्कि भूपेंद्र था।
यह सब क्या हो रहा था? हथकड़ी में और पापा को देखना कहानी का असली मोड़ अब सामने था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे जाने के बाद किस तरह कुदरत ने हिसाब का तराजू बराबर किया। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियों की रोशनी भूपेंद्र के पीले और थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। पापा मेरे सीने से चिपके थे और उनके आंसू मेरे कंधों की वर्दी की भिगो रहे थे। मैंने धीरे से पापा को खुद से दूर किया और नज़र दौड़ाई उस भीड़ की तरफ जो कल तक मेरे पापा को नफरत से देखता था और आज इज्जत से देख रहा था। यह सब क्या हो रहा है? भूपेंद्र ने पुलिस की गिरफ्त में चलते हुए चीखा। इंस्पेक्टर, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का सबसे खास आदमी हूँ, सबसे अमीर। मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हो? मैं धीरे धीरे ताया के पास गया। मेरे जूतों की टक टक उस खामोशी में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैंने काला चश्मा उतारा और जेब में रख दिया। भूपेंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपका ताल्लुक ऊपर तक हो सकता है, पर मेरा ताल्लुक उससे भी ऊपर वाले से जिसकी लाठी बेआवाज है। उनकी आंखों में पहले तो पहचान की चमक आई, फिर डर का साया फैल गया। आर्यन बेटा। उनके हाथ कांपने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ और जाग रहा हूँ। अफसोस है कि आप बेघर सोते रहें। आपको लगा था कि 15 साल का बच्चा जो रात के अंधेरे में भागा था मर गया या भूखे से खत्म हो गया होगा। ताया की आवाज़ कमज़ोर थी। और यह पुलिस, यह सब कुछ तुमने क्या किया है? मैंने आवाज़ में कड़ाई डालते हुए कहा, रिश्ता तो अपने पापा से जूते साफ करवाने के दिन ही खत्म कर दिया। आज मैं आपके भतीजे की हैसियत से नहीं, जिले के असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में खड़ा हूँ और आप मेरे लिए सिर्फ एक मुजरिम हैं जिसने गरीब किसानों की जमीन हड़पी, सरकारी खजानों में करोड़ों की धोखाधड़ी की और मजदूरों को जबरन गुलाम बनाया। भूपेंद्र हक्का बक्का रह गए। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। जो लोग अभी तक उनके नाम से कांपते थे, आज हथकड़ी की खनक सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके घमंड की जगह अब डर साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर आगे बढ़े और बोले, साबुत पुख्ता है। किसानों की जमीन की फर्जी कागज, बैंक ट्रांजैक्शन और मजदूरों के बयान सब रिकॉर्ड में हैं। यह खुफिया जांच मेरे ओर से करवाई गई थी। भूपेंद्र को खबर तक नहीं थी। मेरे पापा के तरफ देखा। उनकी आंखों में ना तो नफरत थी, ना बदलने की आग, बस एक अजीब सुकून, जैसे सालों की रोकी सांस आज बाहर निकल गई हो। पापा, अब कोई आपको झुका नहीं सकेगा। पापा ने सर हिलाया। बेटा, मैंने कभी बदला नहीं मांगा। बस सच सामने आ जाए तो कुछ बनकर आया है, यही काफ़ी है। भूपेंद्र को पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाया गया। जाते समय उन्होंने पलटकर मेरे तरफ देखा। मैंने उनकी नज़र ध्यान से नहीं दिया। अगर मैं भागा नहीं होता तो आज भी आप जैसे लोगों के जूते साफ कर मेरी हार से आपकी ताकत बनी और मेरी मेहनत से आपकी हार लिखी गई। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ी। पूरे गांव में बरसों की जुल्म के बाद की खामोशी फैल गई। माँ मेरे पास आई, कांपते हाथों से मेरे गाल छूते हुए बोली, बेटा तू ऑप्शन नहीं, आज हमारे सहारा बनकर लौटा है। मैंने उनका हाथ थामा। हाँ माँ, पर मैं पहले आपका बेटा हूँ। अब हम आपका सहारा हैं और कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस की गाड़ियों के जाने के बाद भी गांव के लोग देर तक खड़े रहे। जो नाम कभी डर बनकर चलता था, अब उसकी जगह सन्नाटा था। मैंने चारों तरफ देखा। झुकी हुई गर्दन, थके चेहरे पर आंखों में सवाल था कि अब आगे क्या होगा। मैंने इंस्पेक्टर को इशारा किया। सब लोगों को बैठने दिया। चौधरी भूपेंद्र की बड़ी बैठक में, जहां कभी पापा खड़े नहीं हो सकते थे, आज किसान, मजदूर और बूढ़े लोग बैठे थे। पापा मेरे बराबर में थे। पीठ तीन हुई। मैंने साफ कहा, मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आया हूँ। जिन किसानों की ज़मीन छीनी गई, कल से तहसील में ठीक की जाएगी। हर मजदूर का पूरा हिसाब बनेगा। एक बूढ़ा किसान कांपते हुए खड़ा हुआ।
सब सच में अब कोई डराएगा नहीं? मैंने कहा, हाँ, अब कानून से बचेगा, कोई आपको डराने की ज़रूरत नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मेरे पाँव छूना चाहता था, पर मैंने हाथ पकड़ते हुए कहा, अब झुकने का वक्त नहीं है, सीधे चलने का वक्त है। अगले कुछ हफ्तों में गांव बदलने लगा। तहसील के चक्कर काटते, बूढ़े मुस्कुराते लौटते। जिन खेतों पर कभी भूपेंद्र के आदमी कब्जा जमाए थे, वहाँ फिर हल चलने लगी। मैं रोज शाम को पापा के साथ गांव के तंग गलियों से होकर मैं गुजर रहा था, जहां कभी लोग डर के कारण रास्ता बदल लेते थे, आज वही लोग रुक कर हलचल पूछ रहे थे। पंचायत के दिन हर किसी ने यह कहा, महेश को सम्मान मिलना चाहिए। वही महेश मेरे पापा जी ने कभी जूते साफ करवाने पर मजबूर किया गया था, आज उसी गांव ने उन्हें मंच पर बैठाया। पापा ने माइक उठाया, उनकी आवाज़ हकीकत से काँप रही थी। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इंसान झुका ना रहे तो एक दिन सच जरूर खड़ा होता है। मैं नीचे खड़े होकर पापा को देख रहा था। उनका सर अब झुका हुआ नहीं था। उसी रात जब मैं अपने घर की छत पर लेटा था तो आसमान अलग लग रहा था। तारे वहीं थे, पर उनमें डर नहीं, सुकून की चमक थी। मुझे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। गांव को सिर्फ भूपेंद्र से ही नहीं, बल्कि डर की उस सोच से आज़ाद करनी थी जो पीढ़ियों से जमी हुई थी। गांव में सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं खालीपन था। जिसने मुझे सड़क से उठाकर इंसान बनाया, वह इस खुशी में शामिल नहीं था। एक दोपहर में पापा के साथ आंगन में बैठा था कि बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। सफ़ेद कार थी, साधारण, लेकिन आंखों में वही अपनापन और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वही बलराज, हाँ, वही जो मेरे लिए देवता था, कम नहीं थे। मैं फौरन उठकर उनके तरफ बढ़ा। सेठ बलराज साहब, मेरे आवाज़ रोने हार हो गई। उन्होंने हंसते हुए मुझे गले लगा लिया। आर्यन, अब मुझे साहब मत कहो। आज तू वही पहुंच गया जहां अपनी छोटी आंखों से सपने देखता था और जहां अनजान शहर की राह पकड़ी थी। पापा सब खड़े खड़े देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सेठ बलराज का हाथ पकड़कर पापा के पास ले गया। पापा, यह वही इंसान है जिसने मुझे सहारा दिया। अगर आज आपका बेटा सर उठाकर खड़ा है तो सिर्फ इनके ही वजह से। पापा की आंखें भर आई, वो आगे बढ़े और सेठ बलराज के पैर छूने लगे। अरे, यह क्या कर रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सेठ बलराज साहब ने चौंकते हुए कहा। पापा ने नम आंखों से कहा, आपने मेरे बेटे को सिर्फ काम नहीं दिया, रास्ता दिया। सेठ बलराज साहब ने पापा को गले लगा लिया। अगर आर्यन में आग थी तो हमने बस उसे हवा दी। शाम को पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने बुलाया नहीं था, फिर भी लोग आते गए। सेठ बलराज मंच पर नहीं बैठे, वह नीचे आम लोगों के बीच खड़े रहे। मैंने माइक लिया। आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं, उसकी नींव एक होटल के गोदाम में पड़ी थी। अगर उस रात सेठ बलराम मुझे वहां से ना उठाते तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सेठ बलराम साहब ने बस इतना कहा, मैंने किसी अफसर को नहीं बनाया, एक भूखे बच्चे को पढ़ने का मौका दिया। उस लम्हे मुझसे एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। और कुछ लोग बाप बनकर जिंदगी में आते हैं। मैं अफसर बन गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब इस गांव में बच्चों को सपने देखने की जगह मिल गई थी। और मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी कभी एक ही मोड़ पर नहीं रुकती। अगर आज हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं तो यह मत समझो कि यह तुम्हारी आखिरी पहचान है। मैंने भूख देखी, बेइज्जती देखी और उन नज़रों को भी
जो इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन मैंने एक बात सीखी, अगर इंसान अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखे तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह आती है। उस सुबह सुदर्शनपुर में सूरज कुछ अलग ही रोशन लेकर उगा था। खेतों में चलती हवा अब डर नहीं, आज़ादी की खुशबू लेकर बह रही थी। मैं पापा के पास गांव की उसी पंकड़ी पर चल रहा था जहाँ कभी उनका सिर झुका रहता था। आज उनके कदमों में ठहराव था, चाल में आत्मसम्मान था। करण और निधि दौड़ते हुए हमारे आगे आगे जा रहे थे, जैसे उन्हें भी यकीन हो गया हो कि अब यह गांव उनका ही है। डर नहीं, मैं जानता था कि मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। अफसर की वर्दी पहनकर वापस लौट जाना आसान था, लेकिन गांव को सही मायनों में खड़ा करना असली जिम्मेदारी थी। मैंने तय किया कि सुदर्शनपुर में बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय ताकि कोई और बच्चा मजबूरी में अपने सपनों से भागे नहीं। पापा ने यह सुनकर बस इतना कहा, अब यह गांव सिर्फ मेरा नहीं तेरा भी है। शाम को जब मैं जीप में बैठकर वापस जाने लगा, पूरा गांव रास्ते के दोनों तरफ खड़ा था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, वही गलियां, वही घर, लेकिन अब माहौल बदला हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरा बचपन जो कभी यहाँ डर के साए में दब गया था, आज मुझे मुस्कुराकर विदा कर रहे हों। मैंने मन ही मन खुद से कहा, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब एक इंसान खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। और तभी मुझे फिर से यकीन हुआ कि अगर इंसान अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखे तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह आती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो